नमस्कार, मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाना में कार्यरत हूँ। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के एजुसेट टेलीकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के पाठ 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम व्याख्यान के उद्देश्य क्या है, इस लेक्चर के क्या उद्देश्य हैं, उस पर हम विस्तार पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हमारे इसमें जो टॉपिक रहेगा वो है गठबंधन सरकार, दूसरा नई आर्थिक नीति और सांप्रदायिकता। तीन महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, गठबंधन सरकार, नई आर्थिक नीति और सांप्रदायिकता पे। और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को इन तीनों उपरोक्त विषयों की जानकारी देना है और साथ में ताकि विद्यार्थी अपनी समझ को विकसित कर सकें। अब हम इसके क्षेत्र पर चर्चा करते हैं कि इसका जो क्षेत्र है, सबसे पहला जो टॉपिक है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार की शुरुआत भारतीय राजनीति में कब से शुरू हुई और वर्तमान समय में इसका क्या उपयोगिता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में भारतीय राजनीति पर उसका प्रभाव, क्यों गठबंधन सरकार जो है उसकी असफलता के क्या कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में हम गठबंधन सरकारों की सफलता हेतु कुछ सुझाव हैं, उन पर भी चर्चा आज हम करेंगे। साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई और नई आर्थिक नीति अपनाने के क्या कारण थे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि सांप्रदायिकता, तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है सांप्रदायिकता। की सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता का भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर, भारतीय जो है राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है और सांप्रदायिकता को कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गठबंधन पर कि गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार की चर्चा शुरू करने से पहले हम चर्चा करेंगे गठबंधन क्या होता है। गठबंधन लैटिन भाषा के कोरिलेशन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ बांधना, लेकिन राजनीति में इसका काफी विस्तृत अर्थ लिया जाता है। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल या संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं एक साथ आती हैं तो उनको गठबंधन कहा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द इसमें है गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये गठबंधन चुनावों से पूर्व भी हो सकता है और चुनावों से के बाद में भी हो सकता है। भारतीय राजनीति में चुनावों से पहले और चुनावों के बाद में दोनों प्रकार के गठबंधन देखने को मिलते हैं। और चर्चा करते हैं भारतीय राजनीति में गठबंधन का, और उस पे चर्चा करेंगे हम। भारतीय जो राजनीति है 1952 से लेकर के 1967 तक एक दल का प्रभुत्व रहा था, जो कांग्रेस पार्टी थी। उसकी लगातार 4 आम चुनावों तक सरकार रही, लेकिन भारतीय राजनीति का धीरे धीरे जब राजनीतिक जागरूकता जनता में और मतदाताओं में फैली तो इसका प्रभाव देखने को भी मिला। 5वें आम चुनाव से पहले जब चौथा आम चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस के वोट बैंक में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन छठा आम चुनाव 1977 में आपातकाल के बाद जब देश में चुनाव कराए गए थे
तो उस समय एक पार्टी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां मिलकर के एक जनता पार्टी का गठन किया गया था। वहां से तो गठबंधन की शुरुआत होती है, लेकिन उसको भारतीय राजनीति में गठबंधन की शुरुआत नहीं माना जाता, क्योंकि वो बहुत सारी पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बन गई थी, इसलिए गठबंधन का दौर वहां से नहीं लेते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर की जो शुरुआत हुई वो 1989 से हुई, राजीव गांधी सरकार के बाद से, और जब से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी वहां से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का दौर माना जाता है। और भारतीय राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधन रहे, उन पर चर्चा करते हैं। पहला राजनीतिक गठबंधन है एनडीए, राजग या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि 1999 में बनाया गया। और इस पर अगर हम चर्चा थोड़ी सी करें तो 12वीं जो है आम चुनाव में 1998 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके साथ और भी 13 सहयोगी दल थे। उन्होंने जो है भारतीय केंद्र में सरकार बनाई थी, लेकिन यह सरकार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, और जब उनको बहुमत साबित करना पड़ा उस समय सरकार एक मत से गिर गई थी। लेकिन जब 13वीं लोकसभा, उस अवस्था में कोई भी राजनीतिक दल जो है पार्टी बनाने की अवस्था में नहीं था। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार राष्ट्रपति ने 13वें आम चुनाव के लिए सिफारिश की और उसके बाद में 13वीं लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1999 में हुए थे। लेकिन मई 1999 में एक राजनीतिक गठबंधन बना था जिसको राजग, एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़ा दल था। और इसके साथ 13 अन्य राजनीतिक दलों ने मिलकर एनडीए की स्थापना की थी। और अक्टूबर 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सफलता मिली और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और इस गठबंधन ने सफलतापूर्वक 5 साल पूरे किए। हालांकि 2004 के अगले 14वें लोकसभा में उनको सफलता नहीं मिली। उसका कारण क्या था कि दूसरा एक महत्वपूर्ण गठबंधन भारतीय राजनीति में आया जिसको यूपीए कहते हैं, सपरसंघ या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो 2004 में बनाया। जो पहले 1999 में एनडीए बनाया गया था, उसकी सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ सहयोगी दलों ने 2004 में एक गठबंधन किया जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इस गठबंधन को 2004 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी सफलता मिली। हालांकि कुछ ऐसे करीबी जो है आंकड़े या समीकरण थे कि दोनों राजनीतिक दलों को बहुमत के आधार पर गठबंधन सरकार बन सकती थी, लेकिन वाम मोर्चा और अन्य दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक पार्टियों का कांग्रेस को अधिक समर्थन था, इसलिए यूपीए की ही सरकार बनी। और यूपीए में सबसे बड़ा दल था, वो सबसे बड़ा जो दल था कांग्रेस पार्टी का था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसके साथ ही भारतीय राजनीति में अगले चुनाव तक भी 2009 में भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को सफलता हासिल हुई थी। और इस गठबंधन ने भारतीय राजनीति के कुछ नए समीकरण पैदा किए और सफलतापूर्वक इन्होंने 2 आम चुनावों में सरकार बनाई और देश के विकास में योगदान दिया। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकारों का प्रभाव। इससे पहले हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जब एक दल के प्रभुत्व का दौर था तो उस समय केवल एक ही पार्टी थी, कोई दूसरा सशक्त विपक्ष देश में मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मतदाता जागरूक हुए और मतदाता जागरूक होने के बाद में लोगों ने धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी, तो
उसके 1989 आते आते भारतीय राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले थे। और अब हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में जो गठबंधन सरकारों का क्या प्रभुत्व है। एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि इस दौर में पहले केवल जो विकल्प के तौर पर एक ही पार्टी थे, अब मतदाता के पास में बहुत सारे विकल्प खुल गए थे। अन्य राजनीतिक दलों की उदय के कारण उनको सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन या चॉइस हो गई थी कि उनकी चुनाव के ऑप्शन बढ़ गए थे। साथ में भारतीय जो गठबंधन है उस पर प्रभाव ये है कि सबसे पहला कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। इसका अर्थ यही है कि जब गठबंधन बहुत सारी राजनीतिक दलों का होता है तो उससे सरकार में कुछ अस्थिरता आने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण सरकार स्थायित्व नहीं रह पाती। और भारतीय राजनीति में हमने कई बार ऐसा देखा है कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, सरकार जल्दी गिर जाती है। अगर हम उदाहरण लें 1998-99 की वाजपेयी सरकार का, तो उस समय जब वाजपेयी जी को फ्लोर टेस्ट करवाया जा रहा था तो उस समय उनकी सरकार जयललिता ने समर्थन वापस लेने के कारण एक वोट से ही सरकार गिर गई थी। इस कारण कई बार राजनीतिक दल समय पर जो है साथ नहीं देते और राजनीतिक अस्थिरता सरकारों में बनती है। नेक्स्ट है दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं तो ये ज़्यादातर राजनीतिक दल या गठबंधन उसी अवस्था में बनते हैं जब किसी भी एक पार्टी को सरकार के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल कभी उस गठबंधन में चले जाते हैं, कभी उस गठबंधन में चले जाते हैं। इससे दल बदल का जो है दौर शुरू होता है। अगर हम हरियाणा के विधानसभा का उदाहरण लें 1967 के चुनाव में, तो उस समय हरियाणा आज़ाद हुए मुश्किल से साल भर हुआ था, लेकिन एक प्रसिद्ध मुहावरा भारतीय राजनीति में यहाँ से शुरू हुआ, आया राम गया राम का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पलवल के हसनपुर क्षेत्र से विधायक बन के आए गयालाल का, जिन्होंने एक दिन, तो उसके बाद में उन्होंने एक ही दिन में कई बार जो सरकार पार्टियां बदली थी, जिसके कारण जो है उसका काफ़ी मजाक के तौर पर लिया गया और उनको भारतीय राजनीति में महसूस किया गया कि दल बदल का जो खतरनाक बीमारी भारतीय राजनीति में है, इसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया, लेकिन वो भारतीय दल बदल पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में नाकाफी है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पद की प्रतिष्ठा का ह्रास। इसका अर्थ ये है कि जब किसी भी गठबंधन का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर गठबंधन है तो मुख्यमंत्री है, अगर केंद्र स्तर पर गठबंधन है तो प्रधानमंत्री है, तो उनकी प्रतिष्ठा का भी ह्रास होता है। उनके आदेशों की अवहेलना की जाती है, उनके व्यक्तित्व, उनके प्रचार या विचारों के विरुद्ध जो है प्रचार किया जाता है, उनके खिलाफ बोला जाता है, जो संसदीय आचरणों के विपरीत है। और बड़ी राजनीतिक गठबंधन में ऐसे बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो समान विचारधारा की नहीं होती, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पद प्रतिष्ठा का लगातार ह्रास होते चला जाता है। जो सम्मान उनका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री होते हुए या मुख्यमंत्री होते हुए, वो उनको नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है संसदीय सिद्धांतों के विपरीत आचरण करना। इसका अर्थ ये है कि कोई भी राजनीतिक दल है या गठबंधन है, वो संसद के कुछ नियम कानून होते हैं, उनके अनुरूप ही उनको आचरण करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ने लग जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है जो कि संसदीय सिद्धांतों के विपरीत है। नेक्स्ट है गठबंधन सरकारों का वैचारिक मतभेद। जब भी राजनीतिक गठबंधन होता है तो कई बार चुनावों से पहले गठबंधन होता है, उसको अच्छा माना जाता है भारतीय राजनीति में, लेकिन अगर चुनावों के बाद अगर गठबंधन होता है
तो उसको अवसरवादी माना जाता है, क्योंकि फिर वो उस समय बनता है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है सरकार बनाने के लिए। इस अवस्था में राजनीतिक फायदा, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सभी राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो विभिन्न विचारधारा के लोग एक मंच पे आते हैं तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, और इससे वैचारिक मतभेद आते हैं तो सरकार में अस्थिरता बढ़ती है। नेक्स्ट है अवसरवादी प्रवृत्ति। इसका अर्थ यही है कि भाई जितने भी राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, ये सारे के सारे अवसरवादी प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा समान नहीं होती। ये राजनीतिक दल तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक उनका निजी स्वार्थ या पार्टी का स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही इनका अपना पार्टी का स्वार्थ या निजी स्वार्थ पूरा हो जाता है तो सरकार का साथ छोड़ देते हैं, इसलिए इनको अवसरवादी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण गठबंधन सरकार भारतीय राजनीति में अधिक सफल नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवसरवादी हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बड़े स्तर पर संसदीय आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। वे केवल अवसरवादी हैं। वो एक दूसरे के साथ तब तक रहते हैं जब तक उनके कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं या कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं पूर्ति जब तक नहीं होती हैं तब तक वो साथ रहते हैं, उसके बाद अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है राजनीतिक दलों का। अगर एक से अधिक राजनीतिक दल मिल करके गठबंधन बनाया है तो बहुत सारे ऐसे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है या साझा कार्यक्रम है उसको बनाने में असफल रहते हैं। इसके कारण तो विभिन्न हो सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए भाई किसी भी राजनीतिक दल का कोई क्षेत्रीय विषय है या कोई भाषा आधारित विषय है या किसी उद्योग पर आधारित वहाँ के क्षेत्र से संबंधित है या कोई सांस्कृतिक जो है मुद्दा है, तो इनके कारण वो एक मंच पे नहीं आ पाते हैं। और एक मंच पे आने के बाद भी एक ऐसा साझा कार्यक्रम नहीं बन पाता है जिसके नीचे आकर के वो काम कर सकें। ये गठबंधन सरकार में एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना। बहुत सारे राजनीतिक दल अलग अलग विचारधारा होने के कारण साथ में इसीलिए आते हैं ताकि वो अपनी निजी स्वार्थ पूरा किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम हरियाणा की राजनीति से ही संबंधित हम बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में गठबंधन सरकार है जेजेपी की और भारतीय जनता पार्टी की। दोनों पार्टियां अलग विचारधारा की थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दोनों जो राजनीतिक दल विरोधी विचारधारा होने के बाद में भी सरकार में गठबंधन सरकार बनाई जो वर्तमान समय में चल रही है। नेक्स्ट है स्वरूप डेली वेजेज जैसा। डेली वेजेज का मतलब ये होता है कि जितने दिन सरकार चल रही है दिन प्रतिदिन केवल स्वरूप या उनका समय सीमा उसी दिन तक है। जैसे डेट बढ़ती है वैसे वैसे ही उनका जो है समय बढ़ता है, लेकिन कभी भी वो समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा सकते हैं। उनकी कोई निश्चित नहीं है कि सरकार वो 5 साल चलाएंगे ही चलाएंगे। उदाहरण हमने 1999 का फ्लोर टेस्ट का लिया था कि जब 12वीं आम चुनाव हुए थे 1998 में और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय जब उनका अविश्वास प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था तो 1 वोट से सरकार गिर गई थी। उस समय जयललिता ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था जिसके कारण सरकार गिर गई थी। और अगले साल ही यानी कि 2 साल के अंदर अंदर 2 आम चुनाव देश ने देखे थे। नेक्स्ट है बड़े राजनीतिक दलों का प्रभुत्व। इसका अर्थ यही है कि जब गठबंधन बनता है तो बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं उनके साथ में गठबंधन बनाना पड़ता है। तो जितने अधिक राजनीतिक गठबंधन होंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो गठबंधन हैं तो बड़े जो दल का गठबंधन है वो अपना प्रभुत्व रहता है। बड़े राजनीतिक दल का ही प्रधानमंत्री बनता है। बड़े राजनीतिक दल के सांसद या अगर राज्य स्तर पे है तो विधायक ही मंत्री बनते हैं।
कहने का साधारण अर्थ ये है कि जो बड़ा राजनीतिक दल है वो अपने सहयोगी छोटे राजनीतिक दलों की सम्मान और उसकी आदेशों का या उनके सुझावों की अवहेलना करते हैं। प्रभुत्व उन्हीं का होता है जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्हीं को मंत्री और अन्य उसमें जो है सरकार में सहयोगी बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं गठबंधन सरकार की सफलता हेतु सुझाव की। हम गठबंधन सरकार को भारतीय राजनीति में लंबे समय तक उसका प्रभाव रहे, अच्छा मैसेज जनता में जाए और जो राष्ट्रीय दल है उनका वैकल्पिक तौर पर जनता को या मतदाताओं को एक ऑप्शन मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि गठबंधन सरकार को मजबूत होना चाहिए। उसके लिए है कुछ सुझाव हम यहाँ आज देंगे, जिसके लिए सबसे पहले कि साझा कार्यक्रम तैयार करना। जितने भी राजनीतिक दल हैं अब मानना जाता है कि चुनावों से पूर्व गठबंधन होना चाहिए और उसके साथ साथ उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक साझा कार्यक्रम होना चाहिए और उसकी घोषणा के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और उसी के आधार पर सरकार चलानी चाहिए। इस प्रकार की सरकार अगर साझा कार्यक्रम के द्वारा बनाई जाती है तो वो सरकार काफ़ी स्थायी होती है और भारतीय राजनीति में उसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। नेक्स्ट है गठबंधन चुनाव पूर्व बनाना। इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि हमने भारतीय राजनीति में ऐसे गठबंधन देखे हैं जिसमें चुनाव पूर्व बनने वाला गठबंधन काफ़ी असरदार है, स्थायी सरकार बनती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है तो सिर्फ ऐसे अवसरवादी गठबंधन बनते हैं जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ कमाना है। तो इसलिए गठबंधन जो है किसी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे 10 हैं, 12 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका गठबंधन चुनावों से पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार का नेतृत्व बड़े राजनीतिक दल द्वारा करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी राजनीतिक जो गठबंधन है उसमें जो सबसे बड़ा दल है उसी को उसका नेतृत्व करना चाहिए, उसी का ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में अधिक सदस्यों को जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि हम 1990-91 की हम घटना का जिक्र करें तो 1990-91 में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह के इस्तीफे के बाद। हालांकि उनके पास स्वयं तो 54 ही सांसद थे, लेकिन क्योंकि कोई और अन्य राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने की पक्ष में नहीं था तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 154 सदस्यों के जो है मदद से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो ज़्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। केवल 223 दिन उनकी सरकार चली, बाद में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे बड़ा उस समय दल कांग्रेस का था, 145 से अधिक उनके पास में सांसद थे, तो चंद्रशेखर की अपेक्षा भारतीय कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को प्रधानमंत्री के पद पर जाना चाहिए था। तो हो सकता है कि जो सरकार 223 दिन चली वो अपना समय पूरा कर भी सकते थे। नेक्स्ट है गठबंधन सरकारों में नैतिकता का विकास करना। इसका अर्थ यही है कि भारतीय राजनीति में वैसे तो साधारण तौर पर नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता, अवसरवाद पहले देखा जाता है, लेकिन फिर भी नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या राजनीतिक पार्टियां हो। और भारतीय राजनीति में ऐसा भी नहीं है कभी नैतिकता का स्थान न रहा हो, और इससे पहले भारतीय राजनीति में नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर हम जिक्र करें 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की, तो उस समय श्री सुभाष चंद्र बोस और सीतारामैया के बीच कांटे का टक्कर थी, और उस समय भारतीय राजनीति पर महात्मा गांधी का काफ़ी प्रभुत्व माना जाता था, उनकी विचारधारा का सम्मान किया जाता था। और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की दोनों की विचारधारा में काफ़ी अंतर था, और इसी कारण महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि 1939 का कांग्रेस का अध्यक्ष पद सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन उनके विरोध के बावजूद 200 से अधिक जो है मतों से सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, और भारी विरोध के बावजूद जो है
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 1939 में अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में और लंबे मतभेद के कारण नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया था और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे और उन्होंने रेडियो के माध्यम से पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो यह ऐसा पहला वाक्य था, वही किसी व्यक्ति को इतना विरोध के बावजूद उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय राजनीति में नैतिकता का स्तर काफी ऊंचा रहा था। आगे हम डिस्कस करते हैं क्षेत्रीय दलों के महत्व को स्वीकार करना कि जितने भी भारतीय राजनीति में गठबंधन की दौर उस समय से माना जाता है जिस समय से भारत क्षेत्रीय दलों का उत्पत्ति हुई है। साधारण तौर पर क्षेत्रीय दल वे दल होते हैं जिनका प्रभुत्व किसी एक विशेष क्षेत्र में ही होता है, जैसे हरियाणा में जननायक जनता पार्टी है, दिल्ली में आप हैं। तो इस प्रकार जो है उनके महत्व को भी स्वीकार करना चाहिए। भारतीय केंद्र की राजनीति में या राज्य की राजनीति में उनको सक्रिय भूमिका के लिए सहयोगी बनाया जाना चाहिए। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, नई आर्थिक नीति, अर्थ और आवश्यकता। तो नई आर्थिक नीति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो साधारण तौर पर जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई ये 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई। उस समय नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तो जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब थी। देश में जो देश की मुद्रा है वो काफ़ी, उसका मूल्य लगातार गिरता जा रहा था। देश में आर्थिक संसाधन थे उनका भी बुरा हाल था, साथ में उद्योगों का भी उत्पादन पर बुरा असर लगातार पड़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। तो देश ने उस समय ये महसूस किया था कि भाई अगर हमने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देना है तो कुछ ऐसी नीति में बदलाव किए जाने चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार हो सके। क्योंकि इससे पहले हम समाजवादी व्यवस्था को अपना करके देश को आगे बढ़ा रहे थे। तो पहले बार हमने पूंजीवादी व्यवस्था के भी अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई थी कि क्यों न हम एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मेल हो। तो पहली बार देश में पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाने की तैयारी थी और इस अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मेदारी उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उनके सुझाव पर ही नई आर्थिक नीति देश में लाई गई। और नई आर्थिक नीति में ऐसा क्या था कि जिससे देश का आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया और भारत में 2014 तक आते आते जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी। तो निश्चित तौर पे हम ये तो मान सकते हैं कि नई आर्थिक नीति का भारत में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन अब इस पे चर्चा करेंगे कि इस आर्थिक नीति के कारण हमने किया क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई आर्थिक नीति की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले हैं कि लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति। 1991 में पहले उद्योगों को लाइसेंस के लिए अनिवार्यता थी, उसको ख़त्म किया गया। केवल 18 ऐसे उद्योग रखे गए जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता थी। बाकी सभी उद्योगों में निजी स्वामित्व को स्वीकार किया गया। ये 18 उद्योग में जो महत्वपूर्ण थे वे कोयला, पेट्रोलियम, चीनी और मोटर गाड़ी उद्योग, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग थे जिनमें अभी भी लाइसेंस की आवश्यकता थी। बाकी सभी क्षेत्र में निजी स्वामित्व महत्व को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है लघु उद्योगों की वस्तुओं का संरक्षण। उस समय जब नई आर्थिक नीति अपनाई थी तो सरकार को ये भी था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का उस समय आधार था, लघु उद्योग जो ग्राम स्तर पर थे या छोटे शहर स्तर पर विभिन्न प्रकार के उद्योग थे, कभी ऐसा ना हो कि उन पर इस नई
आर्थिक नीति का बुरा असर पड़े, उनके उत्पादन पर बुरा असर पड़े, इसका भी काफ़ी ध्यान रखा गया और तय किया गया कि नई आर्थिक नीति में उनकी वस्तुओं का या उनके उत्पादन का भी संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है नीतियों में सुधार। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उनकी नीतियों में सुधार किया गया। सबसे पहले जो 55 जो है नए उद्योग स्थापित करने के लिए कहा गया, व्यापारिक अवरोधों को दूर किया गया, कुछ ऐसे व्यापारिक नियमों में बदलाव किए गए जिससे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी निवेश और सीमा में बढ़ोतरी। इससे भारतीय जो विदेशी पूंजी निवेश था 40% से भी कम था, लेकिन इसके दौरान बढ़ा करके 51% कर दिया गया। इससे बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने का रास्ता साफ हो गया था। नेक्स्ट है नए भारतीय उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार। इस नीति के अंतर्गत 55 नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने सहमति दी और जो उद्योग पहले से स्थापित थे उनकी इकाइयों के विस्तार के लिए या कोई अन्य उद्योगों को अधिग्रहण करना चाहते हैं, नए इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, उनको भी सरकार ने सहमति दी, जिसके अंतर्गत जो है उद्योगों को बढ़ावा मिला। और साथ में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता देनी शुरू कर दी थी। अब हम बात करते हैं नई आर्थिक नीति का भारत में विरोध किया जाता था उस समय। उसके कुछ कारण हैं कि कभी ऐसा ना हो कि भाई हम थोड़ा सा साम्यवाद से हटकर के पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं या सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से निजी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, तो इसका कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ना पड़े, क्योंकि उस समय देश में जो साम्यवादी व्यवस्था का देश रूस था, सोवियत संघ था, उसका बुरा हाल था। विश्व में देखा गया था कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल वहां लगी थी, क्योंकि सोवियत संघ के जितने भी 15 गणराज्य थे वो अपनी साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को तरफ जा रहे थे। यह चेंज उन्होंने एकदम से किया, जिसके कारण जो है वहां पर अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अर्थव्यवस्था और उद्योगों को औने पौने दामों में उस समय ये उनके उद्योगों का औने पौने दाम लगाए गए, और जिससे ये भी खतरा था कि जो सोवियत संघ में ये चीज़ें हुई कहीं भारत में भी इस प्रकार की चीज़ें न हो जाए। तो इसके लिए नई आर्थिक नीति जो है भारत में विरोध हुआ कि छोटे उद्योगों पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। उनको ये भी लग रहा था कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके दम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां मार्केट पर अधिक कंट्रोल न कर ले, जितने भी उपभोक्ता हैं उन पर अधिकार नहीं कर लें, ये भी एक उनको डर था। साथ में बेरोजगारी में बढ़ोतरी की संभावना, उस समय ये भी लगाया जा रहा था कि जितने भी बेरोजगारी से संबंधित भारत में कहीं बेरोजगारी में वृद्धि न हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये नई आर्थिक नीति या पूंजीवाद से समर्थित ये नीति थी, ये उस जगह थी जहां पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता बढ़ने की लग रहा था कि नई आर्थिक नीति से आर्थिक असमानता भी बढ़ेगी। नए उद्योग लगाने के लिए या प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा बोलबाला होगा तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी, उद्योग वही लगाएंगे जिनके पास अधिक पैसा होगा। विकास दर में भी कमी आने की उम्मीद थी, क्योंकि जो भारत के जितने भी संसाधन थे वो कुछ निजी हाथों में जाने की या कुछ संसाधनों का जो है केंद्रीकरण होने की संभावना थी, जिससे विकास दर में कमी आ सकती थी, क्योंकि ज़्यादा गरीबी आ सकती थी। अंतिम टॉपिक पर चर्चा करते हैं, सांप्रदायिकता क्या होती है और सांप्रदायिकता के भारत में क्या प्रभाव है। तो साधारण शब्दों में सांप्रदायिकता का अर्थ ये है कि जब एक समुदाय के लोग या एक धर्म को आधार मानकर या जाति को आधार मानकर अन्य धर्म या जाति के साथ सशस्त्र संघर्ष करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, तो वो अवस्था सांप्रदायिकता की है। भारत क्योंकि
विभिन्न धर्म से संबंधित देश है, तो यहाँ धार्मिक विभिन्नता पाई जाती है, तो सांप्रदायिकता काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। तो सांप्रदायिकता के बहुत से कारण हैं, जैसे क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति जो निजी स्वार्थ के लिए जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। कुछ और कारण हैं, धार्मिक दबाव समूह की भूमिका। बहुत सारे भारत में धार्मिक दबाव समूह हैं, उनकी भी भूमिका, जैसे उदाहरण के लिए विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जमात इस्लामी है और ईसाई संगठन है, तो उनकी भी भूमिका संदेह के घेरे में कई बार रहती है। कुछ एक व्यक्ति जो है उनका गलत प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धर्म आधारित राजनीति। भारत क्योंकि विभिन्न धर्मों का देश है, तो बहुत सारे ऐसे धर्म आधारित राजनीति करने वाले दल हैं, जिसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। चुनाव और सांप्रदायिकता। भारतीय राजनीति का चुनाव एक महत्वपूर्ण अंग है, और जैसे ही चुनाव आते हैं तो सांप्रदायिकता या आपस में लड़ाई झगड़ा हिंसा अधिक बढ़ती है। इसका अर्थ यही है कि चुनाव में निजी स्वार्थ के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। निजी और राजनीतिक स्वार्थ, बहुत सारे राजनीतिक दलों का या व्यक्ति विशेष का निजी स्वार्थ हो सकता है, या पार्टी विशेष का निजी स्वार्थ हो सकता है, जिसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करेंगे कैसे कम कर सकते हैं। धार्मिक संगठनों पर नियंत्रण किया जा सकता है, उनके सामूहिक कार्यक्रमों को कम किया जा सकता है, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा कम मिले। साथ ही धर्म आधारित राजनीतिक गठबंधनों पर नियंत्रण किया जा सकता है, ताकि सांप्रदायिकता को अधिक फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट है कठोर आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा जो है, उस पर अगर हम कठोर आचार संहिता का पालन करेंगे तो हम इस प्रकार के कार्य से बच सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक गुरुओं और जो हैं उनके द्वारा देश के जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो अपने धर्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक पाठ पढ़ा सकते हैं, ताकि सांप्रदायिकता से बचा जा सके। संदेह वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की जा सकती है, ताकि कुछ एक ऐसे अराजक तत्व हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उनसे कठोरता से निपटा जा सके। और सत्ता में समान भागीदारी के माध्यम से भी हम सांप्रदायिकता को कम कर सकते हैं, ताकि भारतीय जो है सत्ता या राजनीति में सबको समान भागीदारी मिल सके। अब जितने भी व्याख्यान के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। गठबंधन सरकार की दौर की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1989 से मानी जाती है। प्रमुख राजनीतिक गठबंधन 1999 में एनडीए और 2004 में यूपीए इसके उदाहरण हैं। साथ ही गठबंधन सरकार की असफलता का कारण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही आपको भारत की नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, इसका आंसर आपको देना है। साथ में नई आर्थिक नीति की एक विशेषताएं कि इस नई आर्थिक नीति में क्या किया गया और भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण हैं, और सभी विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए निम्नलिखित प्रश्न आपको करके लाने हैं। उम्मीद है कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।